हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको कक्षा 8 की बसंत भाग 3 हिंदी पढ़ाऊंगा। बच्चों, मैं आपको जो हिंदी पढ़ाऊंगा वह आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाएगी। हिंदी एक ऐसा विषय जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भी है। मैं आपको बसंत भाग 3 के पूरे पाठ और उनके पूरे प्रश्न उत्तर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा, जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और आप हमारे साथ साथ मेहनत कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको परीक्षा में अंक मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो बच्चों, जो बसंत हमारी भाग 3 है, इसमें जो कविता है उसका नाम है ध्वनि। तो ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। तो आवाज़ किसकी है? तो आवाज़ हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कविता के माध्यम से लोगों तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म स्थान क्या है? तो मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल एक राज्य है बेटा, और मेदिनीपुर एक शहर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो परिमल, गीतिका, अनामिका, ठीक है। इसके बाद फिर तुलसीदास, फिर कुकुरमुत्ता, है ना, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना और अर्चना, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इन्हीं की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक प्रसिद्ध रचना है ध्वनि, जो इनकी एक कविता है बच्चों। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो ध्वनि कविता लिखी है, इस कविता का परिचय हम आपको बताते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इन्होंने कविता में प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। ठीक है, और कवि के उपवन में अभी अभी बसंत आया है। तो अब यहाँ पर कवि कविता के माध्यम से कुछ बातें, कुछ संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने किसका वर्णन किया है? तो यहाँ पर इन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। ठीक है, अब ये बसंत ऋतु क्या होती है? तो बसंत ऋतु 6 ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है, और इसे बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इसे बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि बसंत ऋतु में प्रकृति अपने नए रूप को धारण करती है। इसमें नए पत्ते आते हैं, पेड़ पौधों में नई नई कलियां आती है और फूल खिलने लगते हैं। तो प्रकृति इस समय नया रूप धारण करती है, अपनी यौवन अवस्था को धारण करती है। इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कवि कहते हैं कि उनके उपवन में, उनके हृदय में किसका आगमन हुआ है? बसंत का आगमन हुआ है, मतलब यौवन अवस्था का आगमन हुआ है। और वह अपने स्वप्निल कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए प्रभात के आने का संदेश देते हैं। मतलब ये हुआ कि कवि जो कलियां हैं, कलियों पर कोमल हाथ फेरते हैं। तो जो नींद में डूबी हुई कलियां हैं, आलस्य में डूबी हुई कलियां हैं, इन पर कोमल कोमल हाथ फेरते हैं और इनको जगाना चाहते हैं और इनको एक नया संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि कविता के माध्यम से लोगों तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो एक तरफ तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कलियों पर जो आलसी है या आलस्य से भरी हुई या आलस्य में डूबी हुई कलियां हैं, इन कलियों पर कोमल हाथ फेरते हैं और उन्हें सुबह होने का, प्रभात होने का संदेश देते हैं। ठीक है, तो कविता में 2 बातें बताना चाहते हैं हमारे कवि। एक तो प्रकृति की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो ऐसे लोग हैं, जो निराशावादी लोग हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी जीवन में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, या जो आलस्य में जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को हमारे कवि जगाना चाहते हैं। ठीक है, इस कविता के माध्यम से। तो इसमें 2 अर्थ छिपे हुए हैं। एक तो प्रकृति की बात कर रहे हैं कवि, और दूसरा उन लोगों को जगाना चाहते हैं जो निराशावादी जीवन जी रहे हैं, जो आलस्य में जीवन जी रहे हैं, जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारण से, ऐसे लोगों को कवि जगाना चाहते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है।
तो कवि उन कलियों को जगाना चाहते हैं, मतलब उन लोगों को जगाना चाहते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो आलस्यमय जीवन जी रहे हैं, निराशावादी जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रसन्नता पूर्वक जीवन के अमृत से सींचकर, मतलब कवि के हृदय में, कवि के मन में, कवि जो ऊर्जावान है, कवि के मन में जो उत्साह है, जो जोश है, वह उन लोगों में भरना चाहता है जो आलस्य में जीवन जी रहे हैं, जो निराशावादी जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों को आशाओं से भरना चाहते हैं ताकि ये लोग भी अपने जीवन में उन्नति कर सके, विकास कर सके। ठीक है, ये कविता का थोड़ा सा परिचय था बच्चों। अब इसके बाद देखिए आगे, इस कविता की मतलब जो ध्वनि कविता है, इसकी कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो हिंदी होती है, हिंदी को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक तो गद्य काव्य होता है और एक पद्य काव्य होता है बेटा। ठीक है, अब गद्य काव्य किसे कहते हैं, तो वह काव्य जो गद्य के रूप में लिखा जाता है, अर्थात वाक्य के रूप में लिखा जाता है, एक पैराग्राफ के रूप में लिखा जाता है, उसे हम गद्य काव्य कहते हैं, जिसमें कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास ये आते हैं। और पद्य काव्य क्या होता है, तो पद्य काव्य वह काव्य होता है जो पंक्तियों के रूप में लिखा जाता है, जिसमें चौपाई, दोहा, सोरठा, रस, छंद, अलंकार और कविताएं आती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो ध्वनि कविता है, यह भी क्या है, पद्य काव्य है। और जो पद्य काव्य होता है अर्थात पंक्तियां होती हैं, उनको एक लयबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो ध्वनि कविता है, इसकी कुछ पंक्तियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्वनि कविता की कुछ पंक्तियां कि अभी न होगा मेरा अंत। जब भी आप पंक्तियों को पढ़ते हैं तो उन्हें आपको एक लयबद्ध तरीके से पढ़ना है। और जो भी पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने पहली पंक्ति पढ़ी है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अब यहाँ पर ये लाइन खत्म हो गई है, तो आपको फिर थोड़ा सा रुकना है, रुक कर फिर अगली दूसरी लाइन भी आपको पढ़ना है। तो जहाँ पर भी जितनी भी लाइन खत्म हो रही है उसमें आपको थोड़ी सी देर के लिए रुकना होता है। ऐसे आपको पंक्तियाँ पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आप कवि क्या कह रहे हैं, तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। ये कवि यहाँ पर पंक्तियाँ लिख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी यहाँ पर पंक्तियों के बारे में बताए हैं। तो ये पंक्तियाँ जब भी आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं तो इसमें आपको पहले प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको व्याख्या लिखना है और व्याख्या के बाद आपको विशेष लिखना होता है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए कि इसका प्रसंग हम कैसे लिखते हैं। तो प्रसंग आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। मतलब क्या हुआ कि ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है, तो हमारी बसंत पाठ्य पुस्तक है भाग 3, उसमें से एक कविता है जिसका नाम है ध्वनि। इस ध्वनि नामक कविता से ये पंक्तियां ली गई है, ये आपको लिखना है। फिर इसमें हम रचयिता का नाम लिखते हैं। जो भी कविता जिस कवि के द्वारा लिखी जाती है उस कवि का नाम हमको लिखना होता है। तो यह जो कविता है ध्वनि, इसके रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये इस प्रकार से आपको प्रसंग लिखना होता है। ठीक है, अब ये जो पंक्तियां हैं, तो इन पंक्तियों में कवि सुंदर प्रभात बेला में नींद से अलसाई कलियों को जगाने का वर्णन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि कवि इन पंक्तियों में यह संदेश दे रहा है कि सुबह मतलब प्रभात बेला में नींद से जो अलसाई कलियां हैं उनको जगाने का वर्णन करता है। तो एक तरफ तो कवि यहाँ पर प्रकृति का वर्णन कर रहा है और दूसरी तरफ कि जो निराशावादी लोग हैं, जो निराशापूर्ण जीवन जी रहे हैं, आलस्य में जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को जगाना चाहता है। ठीक है, उन्हें संदेश देना चाहता है कि आप भी अपने जीवन में उन्नति कर सकते हो, तरक्की कर सकते हो, विकास कर सकते हो। ठीक है, और उनके मन में उत्साह को भरना चाहता है हमारा कवि। ठीक है, तो ये प्रकृति के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा है हमारा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।
ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर देखिए आगे इसकी व्याख्या। ठीक है, अब जो पंक्तियां आपको हमने पढ़कर बताई थी, तो शुरू में जो 4 पंक्तियां हमने आपको पढ़कर बताई थी, तो उन पंक्तियों का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, ये हम आपको अब बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कि आत्मविश्वास से भरपूर कवि अत्यंत विश्वास के साथ यह कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कवि कह रहा है कि वह अभी ऊर्जावान है, अभी वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और अभी अभी तो बसंत का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत नहीं होगा। तो बसंत क्या है, तो बसंत ऋतु का वर्णन किया है इसमें। ठीक है, और जब बसंत ऋतु आती है तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं हरे भरे हो जाते हैं, नई नई कलियां आ जाती हैं। तो ठीक ऐसे ही जब व्यक्ति युवा अवस्था को प्राप्त करता है तो उसमें उत्साह भर जाता है, उमंग भर जाती है, ऊर्जावान व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कवि कह रहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। आत्मविश्वास से कवि कह रहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि इस विश्वास का कारण बताते हुए कहता है, कवि कहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, इसका कारण कवि बता रहे हैं कि उसके उपवन में अभी अभी नए और कोमल बसंत का आगमन हुआ है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके उपवन रूपी हृदय में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है। आ रहा समझ में, बसंत का आगमन हुआ है मतलब अभी अभी हमारे कवि ऊर्जावान हुए हैं, युवा अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उनका अंत अभी नहीं होगा। इसके बाद में बसंत के आगमन से उनका उपवन हरा भरा हो उठेगा। आ रहा समझ में, मतलब ये है कि जो कवि हैं तो वो ऊर्जावान है, तो वो उमंग से भर जाएंगे, वह उत्साह से भर जाएंगे। ये कवि यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और उसका अंत भी नहीं होगा। तो जब व्यक्ति के मन में उत्साह उत्पन्न होता है, उमंग उत्पन्न होती है, तो वह तेजी से विकास करता है, उन्नति करता है और उसे अपार खुशियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कवि यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुँचा रहे हैं। तो इसमें 2 अर्थ छिपे हुए बच्चों, ध्यान रखना कि एक तरफ तो कवि प्रकृति का वर्णन कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों को संदेश दे रहे हैं। तो कैसे लोगों को संदेश दे रहे हैं, उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो निराशावादी जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को कवि संदेश देना चाहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए कि बसंत के आने से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्तियां, ठीक है, नई डालियां और कलियां आ जाने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। तो जब भी बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति एक नए रूप को धारण करती है, प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है, प्रकृति अपनी सुंदरता की छटा बिखेरने लगती है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही जब व्यक्ति युवा अवस्था को प्राप्त करता है तो उसमें भी नई ऊर्जा का आगमन होता है। ठीक है, तो यही बात हमारे कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि पत्ते, कलियों, टहनियों के अभाव में पेड़ कठोर से लगते हैं। मतलब ये हुआ कि जब पेड़ों में पत्तियां नहीं होती है, फूल नहीं होते हैं, ठीक है, नई नई टहनियाँ नहीं होती हैं, तो ये कैसे लगते हैं, कठोर लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब व्यक्ति के जीवन में उमंग नहीं होती है, उत्साह नहीं होता है, ऊर्जा नहीं होती है, तो वह व्यक्ति निराशावादी हो जाता है। ठीक है, वह व्यक्ति कठोर सा लगने लगता है। तो जैसे ही बसंत ऋतु आती है वैसे ही सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसे जब व्यक्ति युवावस्था को प्राप्त करता है तो ऊर्जा से भर जाता है, ऊर्जा का संचार होता है। ठीक है, तो अब ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं। जैसे बसंत ऋतु आती है तो ये जब पेड़ पौधे हैं ये सब कोमल शरीर वाले हो गए हैं, क्योंकि इनमें हरे हरे पत्ते आ गए हैं, नए कलियां आ गई है। ठीक है, इन कलियों के आने से नए नए फूल खिलने लगे हैं, तो ये पेड़ पौधे अधिक सुंदर लगते हैं। ठीक है, फिर आगे कभी कहते हैं कि रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को फेरना चाहता है। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक नए मनभावन प्रभात का संदेश देना चाहता है। तो कवि कहता है कि जो कलियां हैं नींद से बोझिल, मतलब
रात भर सोने के कारण ये जो कलियां हैं नींद से बोझिल हो चुकी हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, कवि एक तरफ तो प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बात बता रहे हैं कवि, या ये बात बताना चाहते हैं कि जो कलियां हैं रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब जो लोग अपने जीवन में निराशापूर्ण जीवन जी रहे हैं या जो व्यक्ति आलस्य में जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को कभी संदेश देना चाहता है। मतलब जो कलियां हैं, जो नींद में डूबी हुई कलियां हैं, इनको कोमल कोमल हाथ फेर कर कभी जगाना चाहता है। तो ऐसे ही जो आलस्य में जीवन जी रहे हैं, निराशावादी लोग हैं, उनको कभी जगाना चाहता है। ठीक है, और जगाते हुए क्या संदेश दे रहे हैं कि सुबह हो चुकी है, या सुबह होने का या प्रभात होने का संदेश दे रहे हैं। तो ऐसे ही जो निराशावादी लोग हैं उनको कवि जगाने का संदेश दे रहे हैं कि उठो, जागो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो कवि उन लोगों में ऊर्जा भरना चाहता है जो निराशावादी जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें दो बातें कवि यहाँ पर बोल रहे हैं। एक तो प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन लोगों तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं अपना, या संदेश पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाए हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो उन लोगों को ऊर्जा से भरना चाहता है हमारा कवि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, जो पंक्तियों की हमने आपको व्याख्या बताई है, इसका विशेष कैसे लिखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि जो भी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों का पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर इसके बाद में उसकी व्याख्या लिखना है, या उसका अर्थ लिखना है, या उसका भावार्थ लिखना है, फिर उसके बाद में उसका विशेष आपको जरूर लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो विशेष है, तो विशेष में आपको क्या लिखना है। तो विशेष में आपको लिखना है कि अभी अभी हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये होता है कि जो हमारी पंक्तियां हैं उस पंक्तियों में अभी अभी और हरे हरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जब कोई भी पंक्ति में कोई भी शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ समान होता है, तो ऐसे अलंकार को हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अर्थ होता है। तो पंक्ति में अभी अभी शब्द और हरे हरे शब्द ये आए हैं। ठीक है, बार बार आए हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसके बाद फिर तत्सम शब्दों से युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर तत्सम का अर्थ क्या हो जाता है, तो तत्सम का अर्थ होता है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत में उनका उपयोग होता है वैसे हमारी हिंदी में भी किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट ये है कि बसंत को मृदुल कर को स्वप्न मृदुल शब्दों से विशेषित कर सुंदर चित्रण इसका किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बसंत ऋतु है जिसको क्या कहा गया, मृदुल मतलब कोमल बताया गया है, और कर, तो कर का मतलब होता है यहाँ पर हाथ। ठीक है, तो कर को स्वप्न मृदुल शब्दों से विशेषित किया गया है। मतलब जो उसके कोमल हाथ हैं इनको मृदुल मतलब कोमल स्वप्नों से इसे विशेषित कर इसका चित्रण प्रकृति का उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में देखिए अगली पंक्तियाँ। ठीक है, तो अगली पंक्तियाँ हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि निराला जी क्या कह रहे हैं इसमें, तो कवि निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, और प्रकृति के वर्णन के साथ साथ लोगों को बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं। तो क्या बोलना चाहते हैं कवि यहाँ पर, तो इसमें देखिए अब आगे, तो जो पंक्तियाँ हमने आपको बताई है उन पंक्तियों को आपको उनकी व्याख्या लिखने से पहले, उनका अर्थ लिखने से पहले आपको प्रसंग लिखना होगा परीक्षा में। तो जो पंक्तियाँ हमने आपको बताई है पढ़कर, उसका प्रसंग कैसे लिखा जाएगा, तो इसका प्रसंग पूर्ववत होगा। मतलब क्या है कि जो पहले हमने आपको पंक्तियाँ बताई थी उसका जैसा प्रसंग है वैसा प्रसंग यहाँ पर भी आएगा। तो प्रसंग यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग 3 की कविता ध्वनि से ली गई है, और इसके रचयिता
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ये इसका प्रसंग होता है। ठीक है, अब जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया है हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने? तो इन पंक्तियों में कवि नींद से बोझिल, तंद्रा में डूबी कलियों को जगाने और उनके जीवन से अमृत सींचकर हरा भरा करने का वर्णन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि कवि ये कह रहे हैं कि जो नींद में डूबी हुई और बोझिल हुई कलियां हैं, उन पर कोमल हाथ फेरकर उन कलियों को जगाना चाहते हैं हमारे कवि, और अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा करने का वर्णन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों को संदेश दे रहे हैं, उन लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं उन आलस्य में जीवन जीने वाले लोगों को जगाऊंगा, ठीक है, और उनमें उत्साह को भर दूंगा, मैं उनमें ऊर्जा को भर दूंगा, जिससे ये लोग अपने जीवन में उन्नति कर सकें और अपने जीवन का आनंद ले सकें। ऐसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इन पंक्तियों की व्याख्या। ठीक है, तो इन पंक्तियों की व्याख्या क्या है? तो इसमें देखिए अब आप कि कवि अपने कल्पनाशील कार्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नींद से बोझिल और तंद्रा से उत्पन्न आलस्य में ये डूबी रहना चाहती हैं। मतलब क्या है? तो मतलब ये है, कवि कह रहे हैं कि जो कलियां हैं, कवि यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं, कल्पना का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो कलियां हैं ये नींद में बोझिल हैं, है ना। तंद्रा से उत्पन्न आलस्य मतलब नींद से उत्पन्न जो आलस्य है उसमें ये डूबी रहना चाहती हैं। ठीक है, इसके बाद में वह उनके आलस्य में डूबने के लालसा को छीन लेना चाहता है। मतलब जो कलियां हैं ये आलस्य में डूबी रहना चाहती हैं, नींद में डूबी रहना चाहती है, लेकिन कवि यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मैं इनके आलस्य को छीन लेना चाहता हूँ। आ रहा समझ में? अर्थात क्या हुआ कि जो अलसाई कलियां हैं उनको जगाना और खुशी खुशी उन्हें जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है, जिससे कलियां फूल बन सके और अपनी सुंदरता एवं महक बिखेर सके। तो एक तरफ तो यहाँ पर कवि प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि जो नींद में डूबी हुई कलियां हैं इन पर कोमल हाथ फेरेंगे हमारे कवि और उनकी उनके आलस्य को छीन लेंगे। ठीक है, और इन कलियों पर खुशी खुशी अपना अमृत सींच देंगे। ठीक है, और जिससे ये हरा भरा हो जाएंगी और ये फूल बन सकेंगी और अपनी सुंदरता एवं महक को बिखेर सकेंगी। ये कलियों के बारे में कवि कह रहे हैं। तो यहाँ पर तो प्रकृति की बात की, दूसरी तरफ उन लोगों की बात कर रहे हैं हमारे कवि। उन लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग आलस्य में जीवन जी रहे हैं, निराशावादी जीवन जी रहे हैं, उनके अंदर मैं उत्साह को भर दूंगा, उनके अंदर मैं ऊर्जा को भर दूंगा, जिससे ये लोग अपने जीवन में उन्नति कर सके, विकास कर सके। ठीक है, और इनके लिए जीवन में अपार संभावनाएं हैं और ये शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये कवि इस कविता के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगला है इसकी व्याख्या या अगला इसका अर्थ होता है कि इस प्रकार हरी भरी रंगीन कलियों को और खिले फूलों को कवि वह दरवाज़ा दिखाना चाहता है जहां उनके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। आ रहा समझ में? तो कवि यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो हरी भरी कलियां हैं और खिले हुए फूलों हैं उनको कवि दरवाज़ा दिखाना चाहता है। ठीक है, जहां उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। इससे उसके जीवन का उपवन भी फूलों के महत्व से भर उठेगा और इस तरह उसका अंत भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि कवि उन कलियों को वह दरवाज़ा दिखाना चाहता है जिससे उनका जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है और इससे उनके जीवन का उपवन भी फूलों के महत्व से भर उठेगा। ठीक है, और उनका अंत नहीं होगा। तो ये तो बात प्रकृति की हुई, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं हमारे कवि। क्या संदेश देना चाहते हैं? कि कवि कह रहे हैं कि मैं उन निराशावादी लोगों को, मैं आलस्य में जीवन जीने वाले लोगों को
वह दरवाज़ा दिखाना चाहता हूँ। दरवाज़ा दिखाने का मतलब कि मैं उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ उनके लिए अपार संभावनाएं हैं, जहाँ पर उनके लिए असीमित संसार फैला हुआ है। ठीक है, और ये लोग जब उन्नति करेंगे, विकास करेंगे, तो इनका जीवन आनंद से भर उठेगा। और जब तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक मैं इनमें ऊर्जा का संचार करता रहूँगा, इनमें ऊर्जा भरता रहूँगा, और इस प्रकार मेरा अंत अभी नहीं होगा। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जब तक मैं इनको नहीं जगा दूंगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। ये कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसका विशेष क्या होगा? जो पंक्तियों का हमने आपको अर्थ बताया है, तो इसका विशेष होता है कि पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो पुष्प पुष्प यहाँ पर 2 बार आया है पंक्तियों में, तो शब्द 2 बार आया है परंतु अर्थ उसका समान होता है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता क्या है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अर्थ होता है कि जब कोई भी शब्द बार बार आता है परंतु अर्थ समान होता है, तो ऐसे अलंकार को हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इसके बाद नवजीवन का अमृत, इसमें रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब नवजीवन का अमृत में रूपक अलंकार कैसे हैं? तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूपक अलंकार किसे कहा जाता है। तो रूपक अलंकार का अर्थ होता है कि जब उपमेय कोई उपमान कह दिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार हम कहते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नवजीवन को क्या कह दिया है? अमृत कह दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें रूपक अलंकार होता है। इसके बाद फिर है कि सहर्ष सींच दूंगा द्वार दिखा दूंगा में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है कि जब कोई भी वर्ण बार बार आता है या वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तो जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें सहर्ष में स वर्ण आया है, फिर सींच दूंगा में स वर्ण आया है, फिर इसके बाद में द्वार में द, फिर दिखा में द, फिर दूंगा में ये द वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? पुष्प, अमृत, सहर्ष, द्वार, ये तत्सम शब्द हैं जिनका प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। तत्सम शब्द का अर्थ हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका संस्कृत में जैसा उपयोग होता है वैसा ही हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कवि ने बसंत ऋतु का कल्पनाशील सजीव वर्णन किया है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है और कल्पना के माध्यम से इसका प्रकृति का, बसंत ऋतु का सजीव वर्णन किया है और इसके माध्यम से लोगों को भी संदेश देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये इसका आपको इस प्रकार विशेष लिखना है। ठीक है, जब तक आप परीक्षा में किसी भी पंक्ति का प्रसंग नहीं लिखेंगे, उसका विशेष नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब व्याख्या तो सभी लोग लिखते हैं, सभी बच्चे लिखते हैं, व्याख्या अर्थ तो सभी बच्चे लिखते हैं, लेकिन प्रसंग और विशेष बहुत कम लिखते हैं। और जो प्रसंग, विशेष और व्याख्या लिखते हैं उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी ध्वनि कविता की पंक्तियाँ, उसके प्रसंग, व्याख्या और विशेष समाप्त हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरे करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।